लाजिम नहीं कि एक कौम का हीरो दूसरी कौमों के दिलों में भी वैसा ही मुकाम रखता हो। तारीख का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि वो एक ही किरदार को मुख्तलिफ आंखों से मुख्तलिफ रंगों में दिखाती है। जो शख्सियत एक कौम के लिए बहादुरी, कुर्बानी और अजमत की अलामत होती है, वही किसी दूसरी कौम के लिए जुल्म, शिकस्त और तकलीफ की याद भी बन सकती है। इसलिए हकीकत यही है कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं गुजरा जो सबके लिए यकसा तौर पर काबिल कबूल हो। जब आप तारीख के औराक पलटते हैं तो ये हकीकत और भी वाज़ेह हो जाती है। मसलन अलेक्जेंडर द ग्रेट को यूनानी तारीख एक अजीम फातेह और हीरो के तौर पर पेश करती है, मगर जिन इलाकों पर उसने हमले किए वहां की रिवायात में वो अक्सर एक हमलावर के तौर पर याद किया जाता है। इसी तरह चंगेज़ खान मंगोलों के लिए अजीम सल्तनत का बानी और कौमी फ़ख्र है, लेकिन दुनिया के कई खित्तों की तारीख में वो तबाही और खूनरेज़ी की अलामत समझा जाता था। यही सूरत हाल बरसगीर की तारीख में भी नजर आती है। मिसाल के तौर पर टीपू सुल्तान को कुछ लोग आज़ादी और मुज़ाहमत की अलामत समझते हैं, जबकि बाज़ हलकों में उन पर सख्त तनकीद भी मिलती है। असल हकीकत यही है कि तारीख सिर्फ वाक़यात का मजमुआ नहीं, बल्कि नुक्ता नज़र का आईना भी होती है। हर कौम अपने तजर्बात, अपने ज़ख्मों और अपनी फतूहात की रोशनी में किरदारों को देखती है। इसीलिए अगर किसी शख्सियत के चाहने वालों में इसके लिए बेपनाह अक़ीदत नज़र आती है, तो ये भी फितरी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग इसके नाक़िद या मुखालिफ भी मिलेंगे। इसीलिए अगर किसी शख्सियत के चाहने वालों में इसके लिए बेपनाह अक़ीदत नज़र आती है, तो ये भी फितरी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग इसके नाक़िद या मुखालिफ भी मिलेंगे। बस दानिशमंदी यही है कि तारीख को जज्बात के बजाय वुसअत नज़र से देखा जाए, क्योंकि हर किरदार के गिर्द तारीफ और तनकीद दोनों की कहानियां ज़रूर मौजूद होती हैं। बलोच कबाइल की तारीख में भी ऐसे कई किरदार गुजरे हैं जिन्हें एक तबका हीरो समझता है और दूसरा तबका मुतनाज़े या मुजरिम करार देता है। मसलन लियारी के मशहूर किरदार सरदार अब्दुर्रहमान बलोच अलमारूफ रहमान दकेत का नाम भी इसी फहरिस्त में आता है। हाल ही में इंडियन फिल्म के तनाजुर में उनकी ज़िंदगी ज़ेर बहस आई, तो लोगों ने उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर दोबारा गुफ्तगू शुरू की। कुछ लोग उन्हें अपने इलाके का मुहाफिज समझते हैं, जबकि कुछ उन्हें जराइम की दुनिया का एक सख्त किरदार करार देते हैं। इसी तरह डेरा इस्माइल खान के बलोच कबाइल में भी 90 की दहाई में एक ऐसा ही किरदार गुजरा जिसका नाम था सरदार असलम खान बलोच अलमारूफ असलम रोड़े आला, यानी गांव रोड़ा का रहने वाला असलम बलोच। इंसानी नफ्सियात भी बड़ी अजीब होती है। कुछ लोगों की फितरत झुक जाने वाली होती है, वो हालात के साथ समझौता कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों के अंदर बगावत की आग होती है जो उन्हें सर झुकाने के बजाय तिकराने पर मजबूर करती है। बलोच नफ्सियात को अक्सर इसी बागी मिजाज से ताबीर किया जाता है। अगर किसी बलोच को ये यकीन हो जाए कि वो हक पर है और इसे हथियार डालकर गिरफ्तारी देने का कहा जाए, तो अक्सर वो लड़कर मर जाना पसंद करता है, मगर हथियार डालकर सर झुकाना अपनी गैरत के खिलाफ समझता है। इसीलिए तारीख में ऐसे बहुत से किरदार मिलते हैं जो रियासती दस्तावेजात में तो बदनाम या मुजरिम लिखे गए, मगर उनके पीछे एक ऐसा तल्ख माजी भी होता है जिसने उन्हें इस रास्ते पर धकेल दिया। असलम रोड़े आला की जिंदगी में भी मफरूरी की इब्तिदा कुछ आम नौइयत के तनाज़ात से हुई। यही तनाज़ात आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बगावत के रास्ते पर ले गए। मगर एक बात जो उनकी शख्सियत में नुमायां बताई जाती है वो ये थी कि उन्होंने हथियार डालकर गिरफ्तारी देने को अपनी तौहीन समझा, और यूं असलम बलोच ने मफरूरी के रास्ते का इंतखाब किया। जब कोई इंसान कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचकर जिंदगी गुजारने लगता है तो उसके सामने सबसे बड़ा मसला जिंदा रहने का होता है, खुराक, पनाह और बका। असलम रोड़े आला
जिसे आम बोलचाल में अक्सर डकैत या मफरूर कहा जाता था, अपनी मफरूरी के ज़माने में जिंदा रहने की जद्दोजहद में ऐसे रास्तों पर चल पड़े जिन्हें कानून और माशरा जुर्म करार देता है। वो डकैती और अगवा बराए तावान जैसे वाक़यात में भी मुलव्वस पाए जाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इनका नाम पंजाब और सिंध के कई इलाकों में खौफ की अलामत बन गया। और देखते ही देखते इनके गिर्द एक दर्जन के करीब साथियों का गिरोह भी जमा हो गया। इनमें से बेशतर की जिंदगी की कहानी भी किसी न किसी तल्ख माजी और इसी तरह के हालात से जुड़ी हुई थी। लेकिन मफरूरी की इस जिंदगी में भी असलम रोड़े आला ने अपने साथियों के लिए कुछ उसूल मुकर्रर कर रखे थे और इन्हीं उसूलों ने उसको आज तक जिंदा रखा है। इनमें सबसे पहला उसूल ये था कि अपने इलाके यानी डेरा इस्माइल खान के लोगों को कभी नुकसान न पहुंचाया जाए, बल्कि कहा जाता है कि वो खामोशी से अपने इलाके के गरीब लोगों की मदद भी किया करते थे। औरतों के एहतराम के मामले में भी वो बलोच रिवायात के पाबंद समझे जाते थे। इस हवाले से इनके साथियों की ज़बानी एक वाक़या बहुत मशहूर है। इनके एक साथी के मुताबिक एक मर्तबा वो पंजाब के एक घर में डकैती की नीयत से दाखिल हुए। घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, सिर्फ एक औरत और उसका छोटा बच्चा था। जब औरत को जेवरात लाने को कहा गया तो बच्चा रोने लगा। इस पर औरत ने बच्चे को तसल्ली देते हुए कहा, रो मत बेटा, मैं आपके मामू को कुछ सामान देकर अभी वापस आती हूं। ये अल्फाज सुनकर असलम रोड़े आला चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। फिर वो आगे बढ़े, उस औरत के सर पर हाथ रखा और कहा, बहन, जब आपने मुझे भाई कह दिया है तो मुझे ये जेब नहीं देता कि मैं अपनी बहन के घर से डकैती करूं। ये कहकर असलम रोड़े आला अपने साथियों समेत वहां से वापस लौट आए और उस घर से कुछ भी लिए बगैर चले गए। दूसरा एक वाक़या डेरा इस्माइल खान ही से मंसूब किया जाता है, जो एक लड़के के अगवा के हवाले से बयान किया जाता है। वो लड़का एक बाअसर जमींदार और बड़े ओहदेदार का बेटा था। कहा जाता है कि वो अपनी जमीनों पर असलहा साथ लेकर आता और आसपास के रिहायशी इलाकों में औरतों को तंग किया करता था। चूंकि उसका ताल्लुक एक ताकतवर खानदान से था, इसलिए उसे रोकने या उसके खिलाफ आवाज उठाने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। इसी सिलसिले में एक बुजुर्ग, जिन्होंने असलम रोड़े आला का नाम सुन रखा था, अपने गांव से निकले और उन्हें तलाश करते हुए इन तक पहुंच गए। वहां जाकर इन्होंने पूरा माजरा सुनाया और गांव के लोगों की बेबसी बयान की। ये बात सुनकर असलम रोड़े आला ने फौरी और सख्त कदम उठाने का फैसला किया। इन्होंने इस लड़के को उसके असलहे समेत अगवा कर लिया। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई और पुलिस भी फौरन हरकत में आ गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने असलम बलोच तक पहुंचने के लिए इनके कई साथियों और रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू की। बिलाखिर कई पेचीदा मराहिल और मुज़ाकरात के बाद पुलिस ने उस लड़के को बाजियाब करा लिया। लेकिन इस वाक़े के बाद रियासती इदारों की नज़र में असलम रोड़े आला एक ऐसे ख़तरनाक मफरूर के तौर पर सामने आए जिसका असर व रसूख और ताकत तेज़ी से बढ़ रही थी। चुनाचे इनकी गिरफ्तारी के लिए दबाव और कार्रवाइयां मजीद सख्त हो गईं। दूसरी तरफ इस दौर की बाज़ सियासी शख्सियात की नज़रें भी असलम रोड़े आला पर थीं। वो कोशिश करते रहते थे कि किसी न किसी तरह इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें, मगर असलम रोड़े आला इन मामलात में खासी एहतियात बरतते थे। यही वजह थी कि सियासी शख्सियात के साथ भी इनके ताल्लुकात अक्सर कशीदा रहते। ऐसे वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि बाज़ मुतनाज़े किरदारों की ज़िंदगी में भी ऐसे पहलू मौजूद होते हैं जो उन्हें महज एक लफ्ज़ मुजरिम या डकैत से बयान करना मुश्किल बना देते हैं। यही वजह है कि तारीख़ और रिवायतों में ऐसे किरदार अक्सर हीरो और मुजरिम के दरमियान एक पेचीदा कहानी बनकर रह जाते हैं। चूँकि इस वक्तों में ज़्यादातर सफ़र पैदल हुआ करते थे या घोड़ों पर होते थे, असलम रोड़े आला कभी कभार दौरान सफ़र मुख्तलिफ इलाकों में क़याम करते और उनका तरीक़ाकार ये होता कि किसी घर पर दस्तक देते। वो सिर्फ़ एक ही दस्तक देते और घर में आवाज़ लगाते। अगर घर से कोई निकलता तो वहाँ क़याम की इजाज़त लेकर क़याम करते, वरना एक दस्तक पर दरवाज़ा ना खुलने पर खामोशी से आगे चल पड़ते। इसी ज़माना मफरूरी के दौरान
اسلم روڑے آلہ کے ساتھیوں میں ایک اور نوجوان کا ذکر بھی ملتا ہے جس کا نام بھی اسلم تھا، اور وہ اسلم نورنگ والا کے نام سے مشہور تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور دلیر نوجوان سمجھا جاتا تھا اور اسلم روڑے آلہ کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا، مگر وقت کے ساتھ کسی ذاتی رنجش یا اختلاف کی بنا پر دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے اور یہ دو ساتھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ بعد میں علاقے کے لوگوں نے بارہا کوشش کی کہ دونوں کے درمیان صلح کرائی جائے اور کچھ حد تک اس کوشش میں کامیابی بھی نظر آنے لگی، لیکن اس دوران حالات پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ اسلم روڑے آلہ کے خلاف کئی طاقتیں جمع ہو چکی تھیں اور مختلف حلقے انہیں ختم کرنے کے درپے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ہر معاملے میں غیر معمولی احتیاط برتنے لگے تھے۔ بتایا جاتا ہے ان دونوں دوستوں کی صلاح کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا اور یہ اہتمام خود اسلم نورنگ والا کی طرف سے کیا گیا۔ جب اسلم بلوچ المعروف روڑے آلہ وہاں پہنچے تو انہیں ماحول میں کچھ ایسا محسوس ہوا جس سے انہیں شک گزرا کہ شاید ان کے لیے کوئی جال بچھایا گیا ہے۔ یہ شک ہی وہ لمحہ ثابت ہوا جس نے حالات کو یکدم بدل دیا۔